आज जिस मूवी को मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मुझे नहीं पता कि राइटर ने कैसे इस मूवी को लिखा और डायरेक्टर ने किस तरह इसको फिल्माया, पर ये मूवी आज आपको ऐसा एहसास कराने वाली है जो शायद आपने आज तक किसी भी मूवी को देखकर महसूस नहीं किया होगा। स्टोरी शुरू में जितनी सिंपल लगती है उतनी है नहीं, इसलिए लास्ट तक बने रहना और हाँ, टिश्यू पेपर साथ में लेकर बैठना क्योंकि बीच में आपको कई बार रोना पड़ सकता है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये शानदार मूवी की शुरुआत होती है वीरैया नाम के आदमी से जो कि एक पेड़ से अपाहिज है। वीरैया की बीवी उसके बच्चे को जन्म देते हुए गुजर गई थी, इसलिए 8 साल का बेटा राजू ही अब उसकी जिंदगी है। वीरैया राजू को अपने 3 पहिए वाले रिक्शे पर स्कूल जाते वक्त एयरपोर्ट के पास ले जाता रहता है क्योंकि राजू को एरोप्लेन देखना बहुत पसंद है। अब एक दिन जब राजू एयरपोर्ट की बाउंड्री के गेट से एरोप्लेन को देख रहा था तो वीरैया कहता है, काफी देर हो गई है बेटा, चलो स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। राजू कहता है, बाबा बस 2 मिनट रुक जाओ, लास्ट में वो बड़ा वाला प्लेन जाएगा ना, उसको टाटा बाय बाय करके ही मैं चल दूंगा। और तभी वो बड़ा प्लेन वहाँ से टेक ऑफ करता है, जिसे देखकर राजू के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो बहुत खुश होता है। इस तरह हमें पता चलता है कि राजू को एरोप्लेन से कुछ ज्यादा ही प्यार है। अब दोनों स्कूल की तरफ निकल पड़ते हैं तो राजू कहता है कि पापा मुझे एरोप्लेन में बैठना है, आप मुझे कब बिठाओगे? वीरैया कहता है, बेटा तुम बड़े हो जाओ और ठीक से पढ़ो, तुम खुद ही उसको उड़ाना और मुझे भी अपने साथ ले चलना। राजू कहता है कि बाबा आप मेरे साथ हर जगह चलोगे ना, जहाँ भी मैं जाऊंगा? वीरैया कहता है, हाँ बेटा मैं वादा करता हूँ, प्लेन में जहाँ भी तुम मुझे लेकर जाओगे मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। इस तरह दोनों बाप बेटे एक दूसरे से बात करते हुए स्कूल के पास पहुंच जाते हैं। वहाँ वीरैया राजू को चॉकलेट खरीदने के लिए कुछ पैसे देता है, लेकिन तभी राजू को वहाँ एरोप्लेन टॉय दिख जाता है, इसलिए वो चॉकलेट ना लेकर उस टॉय को खरीद लेता है। वीरैया पूछता है कि घर में इतने सारे एरोप्लेन पहले से ही हैं, अब इसका क्या करोगे? राजू कहता है, बाबा हमारा घर एक एयरपोर्ट है, वहाँ पर भी बहुत सारे एरोप्लेन होने चाहिए ना। ये सुनकर वीरैया हंसता है और राजू को स्कूल छोड़कर रोज की तरह पास के मंदिर में दर्शन करने चला जाता है। जब वो वहाँ आंखें बंद करके हाथ जोड़कर खड़ा होता है तभी एक औरत उसको भिखारी समझकर उसके हाथ में कुछ पैसे रख जाती है। अब वीरैया उसको रोकता, उससे पहले वो औरत कार में बैठकर वहाँ से निकल जाती है, इसलिए वीरैया वापस भगवान के हाथ जोड़कर उस पैसे को मंदिर के बाहर बैठे भिखारियों में बांट देता है। इसके बाद वो अपने काम पर पहुँचता है। असल में वीरैया एक पब्लिक टॉयलेट की देखभाल करता है और उसी से होने वाली कमाई से वो अपना और राजू का खर्चा चलाता है। यहाँ हम देखते हैं कि वीरैया का दिल काफी साफ होता है और वो काफी दयालु होता है, क्योंकि जब भी उसको मालूम होता है कि किसी के पास पैसे नहीं हैं, तो वो उस टॉयलेट को यूज करने के पैसे नहीं लेता। अब आगे हम देखते हैं वीरैया के 2 दोस्तों को जो उसी की बस्ती में रहते हैं। एक दोस्त है डैनियल जो कि ऑटो चलाता है और दूसरा दोस्त है कोटी जो चप्पल जूते सीने का काम करता है। यहाँ हम देखते हैं कि कोटी असल में सुमति नाम की औरत को मन ही मन बहुत प्यार करता है, लेकिन वो चाहकर भी उसे बोल नहीं पाता। असल में सुमति एक प्रोस्टिट्यूट होती है, इसलिए कोटी चाहता है कि वो उससे शादी करके इस काम को छोड़ दे। अब एक दिन सुमति कोटी को रास्ते में पकड़ लेती है और पूछती है कि तुम रोज मुझे छुप छुप कर देखते रहते हो, आखिर बात क्या है, क्या चाहते हो? कोटी कहता है कि कोई बात नहीं है, मैं तो बस तुम्हें चाहता हूँ। सुमति कहती है कि तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, 1000 रुपए हैं तो अंदर आ जाओ। कोटी ये सुनकर थोड़ा अजीब सा फील करता है क्योंकि वो उससे सच्चा प्यार करता है और फिर कुछ सोचकर कहता है कि मेरे पास सिर्फ 200 रुपए हैं, क्या तुम मुझे अपने 2 मिनट दे सकती हो? ये सुनकर सुमति गुस्सा करती है और उसे भला बुरा सुनाकर भगा देती है। अब ये बात कोटी जब वीरैया और डेनियल को बताता है तो डेनियल उससे कहता है कि तुम कैसे आदमी हो, एक प्रोस्टिट्यूट से कैसे प्यार कर सकते हो, उसके कैरेक्टर का क्या भरोसा? ये सुनकर वीरैया कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, जैसे तुम अपना काम कर रहे हो ऐसे ही वो भी ये सब कर रही है। तुम्हें उसकी असल वजह पता है क्या? ऐसा काम कोई भी जानबूझकर नहीं करता, इसलिए उसके काम की इज्जत करो। कम से कम वो चोरी तो नहीं कर रही या भीख तो नहीं मांग रही। उसके बाद वो कोटी से कहता है कि तुम परेशान मत हो, अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो हो सकता है भगवान तुम्हें उससे मिलवा दे। खैर अब वीरैया राजू को स्कूल लेने चला जाता है और वहीं रास्ते में वापस आते वक्त फिर से मंदिर के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगता है। राजू पूछता है कि बाबा आप रोज भगवान से प्रे क्यों करते हो? जहाँ भी आपको मंदिर दिखता है आप वहीं प्रे करने लग जाते हो। वीरैया कहता है कि बेटा हमारे पास जो भी है उसके लिए हमें भगवान का शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि हमें सब कुछ भगवान ही तो देते हैं। राजू कहता है, नहीं बाबा, सब कुछ देने वाले को भगवान नहीं बाबा कहते हैं। ये सुनकर वीरैया बहुत इमोशनल हो जाता है और राजू को गले से लगा लेता है। अब अगले दिन स्कूल में टीचर सभी से पूछती है कि बड़े होकर आप लोग क्या बनना चाहते हो? राजू की बारी आती है तो वो कहता है कि मैम मैं बड़े होकर एरोप्लेन का ड्राइवर बनना चाहता हूँ। टीचर उसे बताती है कि एरोप्लेन को चलाने वाले को ड्राइवर नहीं बल्कि पायलट कहते हैं। ये सुनकर राजू बहुत खुश हो जाता है क्योंकि अब वो सोच लेता है कि एक दिन पायलट बनेगा और अपने बाबा को अपने साथ ले जाएगा। राजू की ही क्लास में डेनियल का लड़का पढ़ता था जिसका नाम जेम्स था। वीरैया और डेनियल की तरह ही राजू और जेम्स भी दोस्त होते हैं। अब राजू जेम्स से पूछता है कि आखिर एरोप्लेन के ड्राइवर को पायलट क्यों कहते हैं? जेम्स कहता है क्योंकि वो एरोप्लेन को ऊपर ले जाकर उसकी लाइट्स को ऑन करता है, इसलिए उसे पायलट कहते हैं।
फिर राजू पूछता है कि एरोप्लेन में जब टॉयलेट आती होगी तो लोग कैसे करते होंगे। जेम्स कहता है कि जब हम बस में होते हैं तो बस रास्ते में रोककर लोग टॉयलेट कर लेते हैं, लेकिन एरोप्लेन तो हवा में नहीं रोका जा सकता, इसलिए जब भी एरोप्लेन समंदर के ऊपर से होकर गुजरता है तो पायलट उसका दरवाजा खोल देता है, जहाँ से एक एक करके सभी लोग टॉयलेट कर लेते हैं। दोनों दोस्तों की ये बातें सुनकर आपके फेस पर भी स्माइल आ ही गई होगी। खैर, अब जेम्स राजू से कहता है कि चलो आज एयरपोर्ट चलते हैं, तुम्हें पास से एरोप्लेन दिखाता हूँ। लेकिन जब वो दोनों वहाँ जाते हैं तो सिक्योरिटी उन्हें वहाँ से भगा देती है। ये बात जब शाम को विरैया और डेनियल को पता लगती है तो विरैया राजू को प्यार से समझाता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत जल्दी वो एरोप्लेन में बैठने वाला है। वहीं डेनियल जेम्स को मारने पीटने लगता है। ये देखकर जेम्स अपनी माँ से कहता है कि आपने गलत आदमी से शादी कर ली, ये आदमी मुझे हर बात पर मारता रहता है, जबकि विरैया अंकल राजू को प्यार से समझा रहे हैं। ये सुनकर जेम्स की माँ भी अब जेम्स को मारने लगती है। मतलब बहुत ही कॉमेडी वाला सीन है ये। खैर, अब कुछ दिनों बाद विरैया को मेले में एक एरोप्लेन वाला झूला दिखाई देता है, इसलिए वो सोचता है कि अगर राजू इसमें झूलेगा तो उसका एरोप्लेन का भूत भी उतर जाएगा और वो खुश भी हो जाएगा। अब अगले दिन वो राजू को उस झूले पर लाता है और कहता है कि देखो, मैंने तुम्हारे लिए एक एरोप्लेन का इंतजाम कर लिया है, बेटा चलो जाकर इस पर बैठ जाओ। इसके बाद विरैया झूले वाले को एक्स्ट्रा पैसे देकर कहता है कि मेरे बेटे को इतनी तेज झुलाना कि वो आज के बाद कभी एरोप्लेन का नाम ही ना ले। अब झूलने के बाद जब राजू वापस आता है तो कहता है, बाबा ये इतने छोटे एरोप्लेन में बैठने में इतना मजा आया, तो सोचो बड़े एरोप्लेन में बैठने पर कितना मजा आएगा। ये सुनकर विरैया समझ जाता है कि उसका ये फॉर्मूला काम नहीं किया, बल्कि इसने तो राजू की इच्छा को और बढ़ा दिया। लेकिन वो अपने बेटे को निराश नहीं करता और कहता है कि फिक्र नहीं करो बेटे, जल्दी ही हम उस बड़े एरोप्लेन में भी बैठेंगे, तुम बस पढ़ाई पर अपना ध्यान लगाओ। अब अगले दिन हम कोटी को देखते हैं, जो एक फोटोग्राफर को हायर करके उससे सुमति के कुछ फोटोग्राफ्स खिंचवाता है और उन्हें अपने कमरे में चिपकाकर अपने दिल की बात फोटोज के सामने बोलते रहता है। अब कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन राजू का प्रिंसिपल विरैया को स्कूल में बुलाता है। विरैया घबराते हुए स्कूल पहुंचता है, जहां प्रिंसिपल उसे एक खुशखबरी सुनाते हैं। वो कहते हैं कि राजू ने सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम पास कर लिया है और ये स्कूल उसे 100% स्कॉलरशिप भी देने जा रहा है, ताकि उसकी पढ़ाई में कोई भी दिक्कत ना आए। ये सुनकर विरैया की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता। वो फौरन अपने रिक्शे को चलाते हुए मिठाई लेने चला जाता है। वापस स्कूल में आकर वो मिठाई बांटने के लिए आगे बढ़ता है और राजू भी अपने बाबा को देखकर उनकी तरफ दौड़ने लगता है। लेकिन तभी राजू को चक्कर आता है और वो बेहोश होकर गिर जाता है। ये देखकर फौरन उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ से उसे रात को छुट्टी मिल जाती है। छुट्टी मिलने पर विरैया राजू को लेकर वापस घर पहुँचता है, जहाँ उसे डेनियल दिखता है। डेनियल कहता है कि जेम्स ने मुझे बताया कि राजू स्कूल में बेहोश हो गया और फिर उसे हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल का एड्रेस मुझे नहीं पता था, इसलिए मैं वहाँ नहीं आ पाया। अब राजू कैसा है? विरैया कहता है कि कोई बात नहीं है, उसे सिर्फ कुछ कमजोरी है, डॉक्टर ने दवाइयाँ दी हैं, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन रात को जब विरैया को नींद नहीं आती तो कहानी फ्लैशबैक में जाती है। दरअसल जब राजू को भर्ती किया गया था तो डॉक्टर ने विरैया को बताया कि राजू को ब्लड कैंसर है, वो भी 3rd स्टेज वाला। उसका कैंसर रेयर टाइप में आता है, यानी अब उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता, इसलिए उसके पास अब 1 महीना या उससे भी कम वक्त है। यही बात अब विरैया को सोने नहीं दे रही थी। वो बेचारा तो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर में ये सब क्या हो रहा है और वो क्या करे। खैर, वो पूरी रात बिना सोए सिर्फ रोते हुए निकाल देता है। अब अगले दिन राजू जब जागता है तो उसके स्कूल का टाइम होने वाला होता है। वो कहता है, बाबा आज मैं लेट हो जाऊंगा, चलिए जल्दी आप भी तैयार हो जाइए। विरैया कहता है कि नहीं बेटा, तुम कुछ दिनों तक स्कूल नहीं जाओगे, जाओ बाहर जाकर खेलाओ। ये कहकर वो भगवान की तस्वीर को भी दीवार की तरफ कर देता है, जिससे हम उसके मन की स्थिति को समझ सकते हैं। आखिर जिस भगवान को उसने इतना माना था वही आज उसके बेटे को छीनना चाहता है। एक बेबस बाप करे तो क्या करे। अब दिन में विरैया राजू की दवाइयाँ लेने जाता है तो उसे पता चलता है कि पूरी दवाइयाँ 4000 रुपए की हैं, जबकि उसके पास 2000 रुपए ही हैं। वो मेडिकल स्टोर वाली लड़की से कहता है कि मेरे पास सिर्फ 2000 रुपए ही हैं, तो वो लड़की उसे 15 दिनों की दवाइयाँ दे देती है। अब बेचारा विरैया मजबूर होते हुए भी वो दवाइयाँ लेकर वहाँ से अपने पब्लिक टॉयलेट वाले काम पर चला जाता है। वहाँ वो देखता है कि म्युनिसिपालिटी वाले उसके पब्लिक टॉयलेट को तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अब काफी लोग उनको समझाते हैं कि साहब ऐसा मत कीजिए, विरैया बहुत ही अच्छा आदमी है, उसका घर इसी काम से चलता है। लेकिन इंजीनियर कहता है कि रोड को चौड़ा करने का ऊपर से ऑर्डर है और उसके लिए इस टॉयलेट को तोड़ना ही होगा। इस तरह विरैया की आंखों के सामने उसे तोड़ दिया जाता है। अब बिना कुछ कहे विरैया वहाँ से अपने घर के लिए निकल आता है। घर पर उसे राजू नहीं दिखता तो वो उसे यहाँ वहाँ देखने लगता है। वो पास वाले बच्चों से पूछता है, अपने पड़ोसियों से पूछता है, लेकिन किसी को नहीं पता होता कि राजू कहाँ है। तभी उसे कुछ ख्याल आता है और वो उसी एयरपोर्ट की बाउंड्री पर पहुंच जाता है, जहाँ से राजू हमेशा एरोप्लेन को जाते हुए टाटा बाय बाय करता था। लेकिन वहाँ भी विरैया को राजू नहीं दिखता। अब वो वहाँ से जाने वाला होता है कि तभी वो देखता है राजू असल में वही किनारे पर बेहोश पड़ा है। ये देखकर बेचारा विरैया जैसे तैसे उसके पास पहुंचकर उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन राजू होश में नहीं आता। लेकिन तभी अचानक ऊपर से एक एरोप्लेन टेक ऑफ करके जाने लगता है और उसकी आवाज सुनकर राजू होश में आ जाता है। राजू सब कुछ भूलकर उस एरोप्लेन की तरफ देखकर टाटा बाय बाय करने लगता है और ये देखकर अब विरैया समझ जाता है
कि उसका बेटा एरोप्लेन के लिए सच में कितना दीवाना है। जो वीरैया हमेशा से अपने बेटे को मजाक में हवाई जहाज में बैठाने की बात करता था, वो अब ठान लेता है कि चाहे कुछ भी हो, वो अपने बेटे की इस आखिरी इच्छा को जरूर पूरा करेगा। इसलिए अगले ही दिन वो एक टिकट एजेंट के पास जाकर सबसे पास वाले शहर में जाने की फ्लाइट की टिकट का प्राइस पूछता है। एजेंट उसे बताती है कि उसके लिए 10,000 रुपए की टिकट्स आएंगी। अब ये सुनकर वीरैया के तो होश ही उड़ जाते हैं, मानो जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई हो। खैर, अब सोचते सोचते वीरैया घर आ जाता है। वहाँ उसे कोटी और डेनियल मिलते हैं, तो वो उनसे कहने लगता है कि मुझे असल में 10,000 रुपए की अर्जेंट जरूरत है। मुझे पता है कि तुम लोगों के पास भी नहीं होंगे, लेकिन मदद करो दोस्तों, मुझे बहुत जरूरी काम है। डेनियल कहता है कि आखिर हमारे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे दोस्त, लेकिन हाँ, तुमने हैंडीकैप की पेंशन के लिए अप्लाई किया है या नहीं, वहाँ से कुछ पैसे आ सकते हैं। वीरैया कहता है कि मेरा एक पैर तो सही है, इसलिए मैंने कभी अप्लाई नहीं किया। जिन लोगों के पास दोनों पैर नहीं है, वो इस पेंशन के हकदार हैं। डेनियल समझाता है कि तुमको अगर पैसे चाहिए तो अप्लाई करना पड़ेगा, वरना कोई और रास्ता नहीं है। मजबूरन अब वीरैया दोनों के साथ शिविर में पहुंच जाता है, जहां ऑफिसर उसको वेरीफाई करके कह देता है कि अगले महीने से तुम्हारी पेंशन आना शुरू हो जाएगी। भोला भाला वीरैया ऑफिसर से पूछता है कि सर, क्या मुझे 3 साल की पेंशन एक साथ मिल सकती है? मुझे बहुत ही जरूरी काम है। अब इस पर वो ऑफिसर चिढ़ जाता है और उसे भला बुरा कहता है। आखिर में बेइज्जत होकर शर्म के मारे अब तीनों दोस्त वापस घर आ जाते हैं, लेकिन वीरैया हार नहीं मानता और रात को सोचते सोचते उसे एक ख्याल आता है। अगले दिन वो अपने पास की ही एक लकड़ी की फैक्ट्री में काम मांगने जाता है। ठेकेदार उसे देखकर हंसता है और कहता है कि तुम्हें तो भीख मांगना चाहिए, तुम आखिर क्या काम कर पाओगे? वीरैया कहता है कि साहब, मेरा एक पैर काम नहीं करता, लेकिन मेरे हाथों में काफी ताकत है, मैं घंटों तक बिना रुके हाथों से कोई भी काम कर लूंगा। ये बात उस फैक्ट्री का सुपरवाइजर सुन लेता है और वो उसके कॉन्फिडेंस को देखकर उसे बैठे बैठे लकड़ी की कटाई का काम दे देता है, जिसे वीरैया अच्छे से पूरा करता है। अब कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और वीरैया डेली अपनी मजदूरी को इकट्ठा करके एक वक्त का खाना खाता है, ताकि अपने बेटे को एरोप्लेन में बिठाने के लिए टिकट के पैसे जल्दी से इकट्ठे कर सके। अब एक रात जब वीरैया खाना खाने के लिए बैठता है, तो हम एक बहुत ही इमोशनल सीन देखते हैं। दरअसल जब जब वीरैया अपने खाने के निवाले को मुंह के पास लाता, तब तब अंदर कमरे में उसे राजू की खांसी की आवाज सुनाई देने लगती है। ये चीज बार बार होती है, तो वीरैया आज दूसरे वक्त का खाना भी बिना खाए ही लेट जाता है और रोते रोते सोचने लगता है कि आखिर वो ऐसा क्या करे जिससे उसके पास 10,000 रुपए आ जाएं। इस तरह उस रात वो अपना पेट अपने आंसुओं से ही भर लेता है। अब अगले दिन सुबह वो अपने मालिक के पास जाता है और उनसे कहता है कि साहब, मुझे 10,000 रुपए चाहिए, क्योंकि मुझे जरूरी काम है। आप मुझे पूरी मजदूरी ना देकर उनमें से उन पैसों को काटते रहना। ये सुनकर मालिक उससे पूछता है कि आखिर क्या जरूरी काम है, तो वीरैया उसे बताता है कि मुझे अपने बेटे को हवाई जहाज में बिठाना है। अब इससे आगे वीरैया कुछ कह पाता, उससे पहले ही मालिक उसे डांट कर वहाँ से भगा देता है और कहता है कि अगर तुमने दोबारा मुझसे पैसों की बात की तो मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगा। निराश होकर वीरैया अब अपने काम पर वापस आ जाता है और लकड़ियां काटने लगता है। दूसरे दिन जब वीरैया अपना काम कर रहा होता है, तो मालिक आकर उसे तेज लात मारता है। वो कहता है कि कल तुमने 10,000 रुपए मांगे और आज सीधे 50,000 रुपए की चोरी कर ली। ये सुनकर वीरैया गिड़गिड़ाने लगता है कि साहब, मैंने कोई चोरी नहीं की। लेकिन मालिक उसकी एक नहीं सुनता और उसे पुलिस के पास ले जाता है। ये पुलिस वाला अच्छा आदमी नहीं होता। वो मालिक से कहता है कि आप मुझे 10,000 रुपए दो, मैं कल तक इससे सारा रुपए निकलवा लूंगा। ये सुनकर मालिक फौरन 10,000 रुपए उस पुलिस वाले को दे देता है। अब पूरी रात वो पुलिस वाला वीरैया को खूब मारता पीटता है ताकि वो इस चोरी की बात को कबूल कर ले, जबकि वीरैया लगातार रोते रोते ये बोलता रहता है कि साहब, मैंने कोई चोरी नहीं की, कोई चोरी नहीं की। मेरा बेटा घर पर अकेला है साहब, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे जाने दो। लेकिन वो पुलिस वाला उसकी एक नहीं सुनता और उसको बेहोश होने तक मारता ही रहता है। उधर राजू अपने बाबा का इंतजार कर रहा होता है और देखते देखते रात हो जाती है। रात होने पर डेनियल की बीबी उसे देख लेती है और अपने घर खाना खिलाने ले जाती है। डेनियल और कोटी भी ये सोचने लगते हैं कि शायद वीरैया पैसों के इंतजाम की वजह से कहीं बाहर गया होगा या फिर ओवरटाइम कर रहा होगा, इसलिए वो उसके बारे में पता नहीं करते। अगले दिन वो फैक्ट्री मालिक वापस पुलिस वाले के पास आता है और उससे कहता है कि सर, वीरैया को छोड़ दीजिए, उसने चोरी नहीं की, कल मेरे ही बेटे ने वो 50,000 रुपए ले लिए थे। ये सुनकर इंस्पेक्टर भड़क जाता है और कहता है कि उसको छोड़ने के भी 5,000 रुपए लगेंगे। मालिक वहाँ से पैसे दिए बिना जाने लगता है, तो इंस्पेक्टर कहता है कि जाओ, मैं अभी तुम्हारे खिलाफ केस बनाता हूँ कि तुमने एक मासूम अपाहिज आदमी को मारा और उस पर चोरी का इल्जाम लगाया। ये सुनकर अब मालिक डर जाता है और उसे 5,000 रुपए देकर चला जाता है। अब वो इंस्पेक्टर वीरैया को छोड़ देता है और उसकी पॉकेट में कुछ पैसे डालकर कहता है कि ये उस पिटाई के लिए हैं जो तुमने बेवजह खाई हैं। पर वीरैया उन पैसों को नहीं लेता और वहीं पटक कर चला जाता है। घर पहुंचने पर डेनियल और कोटी उससे पूछते हैं कि तुम आखिर कहाँ थे और तुम्हें इतने पैसे क्यों चाहिए। परेशान होकर बेचारा वीरैया दोनों को सारी बातें बता देता है कि मैं तो बस अपने राजू के लिए जी रहा था, भगवान ने मुझे गरीबी दी, मैंने सह लिया, लेकिन मेरे बच्चे की उम्र में गरीबी क्यों दी, आखिर उसने ऐसा देखा ही क्या है। इसके बाद वो राजू की आखिरी ख्वाहिश के बारे में दोनों को बताता है कि मैं एक बार अपने बच्चे को हवाई जहाज में बिठाना चाहता हूँ ताकि उसकी इच्छा को पूरा कर सकूं। उस मासूम को तो अभी कुछ पता ही नहीं है। अब तीनों इस बात पर इमोशनल हो जाते हैं और रोने
रोने लगते हैं। तभी वहाँ राजू आ जाता है और वीरैया को अपने हाथ पर लगा खून दिखाकर कहता है कि बाबा मेरे मुंह से खून आ रहा है और मुझे चक्कर भी आ रहे हैं। ये कहते कहते राजू बेहोश हो जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर वीरैया को बताती है कि तुम्हारा बेटा बहुत ही बहादुर है, जो अपने आखिरी वक्त में भी इतना संघर्ष कर रहा है। तुमको ज्यादा से ज्यादा टाइम उसके साथ रहना चाहिए, क्योंकि अब किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। वीरैया को समझ नहीं आता कि वो अपने बेटे की इस बहादुरी को आखिर क्या कहे। बेचारे वीरैया को इतना परेशान देखकर डेनियल उसे फौरन अपनी जान पहचान वाले आदमी के पास ले जाता है, जो बच्चों के लिए कॉमेडी शो ऑर्गेनाइज करता था। वो उससे कहता है कि ये मेरा दोस्त है, इसे अपने ऑफिस में टॉयलेट साफ करने के लिए काम पर रख लो, इसे इसका एक्सपीरियंस भी है, पहले ये एक पब्लिक टॉयलेट चला चुका है। दरअसल डेनियल इस तरह वीरैया को काम दिलवाना चाहता था और फिर कुछ दिनों बाद उसे एडवांस दिलवा देता ताकि वो राजू को फ्लाइट में सफर करवा सके। लेकिन वो आदमी उससे कहता है मैं पहले से ही परेशान हूँ, आज की शो में जोकर को आना था, लेकिन अब उसका फोन आया कि मैं नहीं आ सकता, अब मैं क्या करूँ, शो बस चालू ही होने वाला है। ये सुनकर वीरैया कहता है कि सर मैं जोकर बनकर सभी को हंसा सकता हूँ, आप मुझे मौका दीजिए। इस पर वो आदमी मना कर देता है, लेकिन वीरैया कहता है कि सर मेरा एक छोटा सा बच्चा है, उसे मैं दिन रात हंसाता हूँ, इसलिए मुझे इसका पूरा एक्सपीरियंस है, आप मुझे मौका तो दीजिए। अब इतनी रिक्वेस्ट करने पर वो आदमी मान जाता है और वीरैया को जोकर की ड्रेस दे देता है। असल में उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था, वरना उसे खुद ही जोकर बनना पड़ता। स्टेज पर वीरैया बच्चों को खूब हंसाता है, अपने एक पैर से परफॉर्म करके सभी का दिल जीत लेता है और शो में तालियों की गड़गड़ाहट सुनकर वो आदमी बहुत खुश होता है। अब वो खुश होकर शो के बाद वीरैया को अच्छे खासे पैसे दे देता है और उससे कहता है कि आज से तुम मेरे हर शो के जोकर बनोगे, तुमने बहुत अच्छा काम किया है और मेरी इज्जत भी बचा ली। ये सुनकर अब वीरैया बहुत खुश होता है और उसके बाद तीनों दोस्त राजू को लेकर ऑटो से घर जाने लगते हैं। लेकिन रास्ते में ड्रिंक किए हुए लड़कों की कार उनके ऑटो से टकरा जाती है, जिसमें से वो लड़के नशे में बाहर आते हैं और ऑटो की तरफ बढ़कर तीनों के साथ मार पिटाई करने लगते हैं। वीरैया ये देखकर घबरा जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ये सब देखकर राजू की तबीयत बिगड़ जाए। इसलिए वो नीचे बैठकर उन लड़कों के पैर पकड़कर उनसे माफी मांगता है कि सॉरी सर, गलती हमारी थी, हमें माफ कर दीजिए। तभी एक लड़का उसकी पॉकेट में रखे वो पैसे देख लेता है जो उसने शो से कमाए थे। वो फौरन उन पैसों को छीन लेता है और कहता है कि ये मैं अपनी कार को ठीक करवाने के लिए ले रहा हूँ। अब तीनों मिलकर उसको रोकने की पूरी कोशिश करते हैं और बेचारा राजू भी बाबा बाबा चिल्लाता रहता है, लेकिन वो लड़का पैसे ले जाता है। अब दुखी होकर वीरैया भगवान को कोसने लगता है कि आखिर क्या चाहते हो तुम, मैंने तुम्हें कभी अपने अपाहिज होने का जिम्मेदार नहीं ठहराया, कभी अपनी गरीबी के लिए तुमको कुछ नहीं कहा, मेरी बीवी छीन ली तब भी कुछ नहीं कहा, लेकिन आज जब मेरे बेटे को मुझसे छीनने जा रहे हो तो क्यों मुझे उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरा करने नहीं दे रहे? आखिर मैंने ऐसे कौन से पाप किए हैं जिसकी सजा तुम मेरे साथ साथ मेरे बेटे को भी दे रहे हो? बेचारा वीरैया बहुत रोता है। दोस्तों ये सीन इतना भावुक है कि इसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। अब अगले दिन जब वीरैया घर पर होता है तो उसे पता चलता है कि एक सर्वे ऑफिसर उस जगह का सर्वे कर रहा है। पूछने पर डेनियल उसे बताता है कि सरकार हमारे लिए यहाँ पर घर बनवा रही है, अब हमें इन कच्चे मकानों में नहीं रहना पड़ेगा। तभी वीरैया को एक ख्याल आता है। वो डेनियल से कहता है कि इसका मतलब अगर आज मैं अपने घर को बेचूं तो कोई ना कोई तो खरीद ही लेगा, क्योंकि बाद में उसको सरकार नया घर दे देगी। ये बात उसका एक पड़ोसी सुन रहा होता है। वो कहता है क्यों नहीं, तुम अपना घर मुझे बेच दो, पूरे 10,000 रुपए दूंगा, लेकिन पैसे लेने के बाद मुकर मत जाना। 10,000 रुपए सुनकर वीरैया के अंदर जैसे ऊर्जा दौड़ जाती है। वो कहता है कि मैं अपने बच्चे की कसम खाता हूँ कि अपनी जुबान से नहीं मुकरूंगा अगर तुम मुझे 10,000 रुपए दोगे। डेनियल वीरैया से एक बार फिर सोचने को कहता है तो वो जवाब देता है कि ये घर मेरे बेटे के लिए था, मेरे लिए नहीं, मैं तो फुटपाथ पर भी सो जाऊंगा, इसलिए मुझे ये घर नहीं चाहिए। अब 2 दिन में घर खाली करने को कहकर उसे अपने पड़ोसी से 10,000 रुपए मिल जाते हैं। वो बिना देरी किए फौरन उसी एजेंट के पास टिकट लेने जाता है तो वो कहती है सर अब टिकट 12,000 रुपए की हो गई है, या फिर आपको अगले महीने का टिकट मिलेगा। अब बेचारा वीरैया एक बार फिर से निराश हो जाता है, लेकिन वो सोच लेता है कि बाकी के 2,000 रुपए भी जल्दी ही इकट्ठा कर लेगा। इतने में वो सबसे पहले अपना रिक्शा बेचता है, जिससे उसको 1,000 रुपए मिल जाते हैं और फिर बाकी के 1,000 रुपयों के लिए वो अपने दोस्तों के पास जाता है। डेनियल उस वक्त वहाँ नहीं होता, इसलिए वो कोटी से 1,000 रुपए के लिए पूछता है। अब हालांकि कोटी ने बड़ी मुश्किल से सुमति के पास जाने के लिए 1,000 रुपए इकट्ठा किए होते हैं, लेकिन वो फिर भी वीरैया को ये कहकर मना कर देता है कि भाई तुम भी कैसी बात कर रहे हो, अगर मेरे पास पैसे होते तो क्या मैं तुमको नहीं देता। ये सुनकर अब वीरैया निराश होकर अपने घर के बाहर बैठ जाता है और 1,000 रुपए के बारे में सोचने लगता है। उधर कोटी अब सुमति के पास पहुंचकर उसे 1,000 रुपए देता है और उससे कहता है कि पहले मुझसे थोड़ी देर बात करो, लेकिन सुमति कहती है कि बात बाद में करना, पहले अपना काम करो और मुझे फ्री करो। और ऐसा कहकर वो उसको अपने पास खींचने लगती है, लेकिन तभी कोटी को एक एरोप्लेन की आवाज सुनाई देती है, जिसको सुनकर उसे राजू की याद आ जाती है। राजू का चेहरा सामने आते ही वो सुमति से दूर हो जाता है और उससे अपने पैसे मांगने लगता है। सुमति कहती है कि अब ये पैसा तुमको नहीं मिलेगा, अगर तुम्हें जाना है तो चले जाओ। कोटी अब वो पैसा उससे छीनकर भागता हुआ वीरैया के पास आता है
और कहता है कि ये पैसा उसे सुमति ने दिया है क्योंकि वो तुम्हारी मदद करना चाहती है। इतनी देर में सुमति वहाँ कोटी को मारने और उससे पैसा लेने आ जाती है, लेकिन तभी वीरैया उसके पैरों को छूकर उससे कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सुमति, तुमने आज मेरी बहुत बड़ी मदद की है। सुमति कुछ समझ नहीं पाती और हक्की बक्की रह जाती है क्योंकि आज तक किसी भी आदमी ने उसके पैरों को नहीं छुआ था। वीरैया के जाने के बाद कोटी सुमति को राजू के बारे में बताता है और ये भी समझाता है कि वो 1000 रुपए उसने आखिर वीरैया को क्यों दिए और उसने सुमति के पैर क्यों छुए। सुमति ये सुनकर बहुत इमोशनल हो जाती है और कहती है कि आज तक मर्दों ने मुझे हर जगह छुआ, लेकिन ये पहला आदमी था जिसने मेरे पैरों को छूकर मेरे सामने हाथ भी जोड़े। कोटी तुम बहुत अच्छे आदमी हो, अगर तुम ना होते तो मुझसे आज बहुत बड़ा पाप हो जाता। कोटी तभी उससे कहता है कि अब तुम्हें ये काम छोड़ देना चाहिए, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर सुमति अब रोने लगती है और वहाँ वीरैया 12,000 रुपए देकर फ्लाइट की टिकट खरीद लेता है, जिसके बाद उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। अब डेनियल और कोटी दोनों बाप बेटों को एयरपोर्ट ड्रॉप करने जाते हैं। वहाँ वीरैया को कुछ समझ नहीं आता कि कैसे चेक इन करना है और कैसे आना जाना है, पर तभी वहाँ श्वेता नाम की एयर होस्टेस उनको देख लेती है। वो उनको समझाती है और उनकी फ्लाइट तक पहुँचने में मदद करती है क्योंकि वो भी उसी फ्लाइट में जाने वाली थी। बातों ही बातों में वीरैया उसे राजू के बारे में सब कुछ बता देता है कि आखिर वो क्यों फ्लाइट का सफर कर रहा है, जिसको सुनकर श्वेता भी इमोशनल हो जाती है। खैर, अब फ्लाइट के पास जाते वक्त राजू उनके टायर्स के पास चला जाता है और उसको हग करने लगता है। राजू आज इतना खुश होता है जैसे उसे किसी ने जिंदगी भर की खुशी दे दी हो। मूवी के ये सीन बहुत ही इमोशनल होते हैं। अब इसके बाद फ्लाइट टेक ऑफ करने से पहले ही राजू उस सफर को एंजॉय करने लगता है। वीरैया ये देखकर काफी खुश होता है कि थोड़ी देर बाद राजू को बाहर देखने को कहता है, लेकिन बेचारा राजू अब इस दुनिया से जा चुका था। वीरैया अब चुपचाप अपने बेटे को निहारता रहता है। वो समझ जाता है कि उसका बेटा अब उसके बीच नहीं है। तभी वहाँ श्वेता आती है और वीरैया उसे राजू के बारे में बताता है। श्वेता उससे कहती है कि सर, हमें फ्लाइट को टेक ऑफ करने से रोकना होगा क्योंकि यही इसके रूल्स हैं। लेकिन वीरैया उसके सामने हाथ जोड़ने लगता है कि मैडम, मैंने मेरे बच्चे की आखिरी ख्वाहिश पूरा करने के लिए बहुत कुछ किया है, आज मुझे उसकी ख्वाहिश पूरा कर लेने दीजिए, मुझे उसको ये सफर करवाने दीजिए। श्वेता भी अब इमोशनल होकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद फ्लाइट टेक ऑफ करती है। फ्लाइट के टेक ऑफ करते ही वीरैया राजू से बातें करने लगता है। देखो राजू, बाहर कितने बड़े बादल हैं, तुम आज बादलों का सफर कर रहे हो मेरे बेटे। ये कहते कहते वो रोने भी लगता है, लेकिन राजू से बात करना बंद नहीं करता और पूरा सफर अपने बेटे के साथ ऐसे ही काट देता है। अब फ्लाइट के लैंड होने के बाद श्वेता अथॉरिटीज को राजू के बारे में इन्फॉर्म करती है, जिसके बाद सभी वहाँ आने वाले होते हैं। और जैसे ही वो राजू के पास पहुँचती है तो देखती है कि वीरैया भी अब इस दुनिया में नहीं है। आखिरकार वीरैया ने जीते जी तो अपने बेटे को किया हुआ वादा निभाया ही, साथ ही मरने के बाद भी अपना वादा नहीं भूला। उसने अपने बेटे को प्रॉमिस किया था कि फ्लाइट में जहाँ भी वो अपने बाबा को ले जाएगा वो उसके साथ ही जाएगा। इसलिए इस फ्लाइट के सफर में राजू जहाँ गया वीरैया भी उसके साथ चला गया। और इसी के साथ डायरेक्टर हमें एक इमोशनल लाइन के साथ छोड़ जाते हैं कि इस दुनिया में सब कुछ देने वाले को भगवान नहीं बल्कि बाबा कहते हैं। और यही होता है मूवी का दी एंड। आज मैं इस मूवी के बारे में आपसे नहीं पूछूंगा कि आपको ये कैसी लगी या आप क्या कहेंगे, क्योंकि मेरी आंखें अभी तक इस मूवी की कहानी से भरी हैं। मैं चाहता हूँ आप अपने पेरेंट्स की इज्जत करें, उनको प्यार करें, उनको सपोर्ट करें, यही मेरी ख्वाहिश है। तो मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही वीडियो में।